चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा दो ध्रुवीयता का अंत सेकंड चैप्टर है, उसी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा जो अरब क्रांति है, आज हम पूरी क्लास में इन दोनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। देखिए, शॉक थेरेपी का अगर एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो किसी को आघात पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के फिर उसका उपचार करना। तो ये आघात क्या मतलब है, उपचार का क्या मतलब है, वो यहाँ पे देखेंगे कि सही मायने हमने देखा अभी लास्ट क्लास के अंदर कि जब सोवियत संघ विघटन हो गया तो जो उसके 15 देश थे वो सारे आजाद हो गए। और उसमें से बहुत सारे जो देश थे वो अपने जो अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूरी तरह से निजी अर्थव्यवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें अंतरराष्ट्रीय बैंक, मुद्रा बैंक और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी इसकी मदद की। तो अपनी अर्थव्यवस्था को एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में पूरी तरह से जो परिवर्तन किया गया, इसी के शॉक थेरेपी कहा गया। तो ध्यान रखना है कि साम्यवादी विचारधारा से जो निजीकरण की तरफ लेके गया, इस प्रोसेस को, इस काम को शॉक थेरेपी कहा गया। अब आपको ध्यान रखना है कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ। देखो, बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने टाइम तक आपकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा थी, आप वहां पर बहुत सारे काम कर रहे थे, सभी चीजों पे, उद्योग पे, भूमि पे, सभी चीजों पे जो अधिकार था, सरकार का अधिकार था। न्यूनतम आवश्यकता की जो चीजें थी, जैसे खाना पीना हो गया, लोगों को रोजगार हो गया, स्वास्थ्य की सुविधा हो गई, शिक्षा हो गई, चिकित्सा, ये सभी सरकार के द्वारा उनको सब्सिडी रेट पे आराम से मुहैया कराए जाते थे। लेकिन अब जो था, टाइम बदल गया था, स्थिति बदल गई थी। अब ये अर्थव्यवस्था अपने आप को समाजवाद से पूरी तरह से निजीकरण में जो परिवर्तन कर रही थी, जिसके कारण जो है शॉक थेरेपी, मैंने कहा इसको नाम दिया गया। और इस शॉक थेरेपी के कारण देश में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा। तो वो पढ़ेंगे कि आखिर क्या परिणाम हुआ उसका। तो इसमें आप क्या रखना है, आपको एक शॉक थेरेपी की डेफिनेशन कर दी है, परिभाषा की। शॉक थेरेपी क्या था कि आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, पहले किसी को नुकसान पहुंचाना और फिर उसी पे मरहम लगाना, उसी को शॉक थेरेपी कहा गया। सरल शब्दों में कहे तो समाजवादी से निजीकरण में परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी वो शॉक थेरेपी कहा गया। इसका परिणाम क्या हुआ, सबसे पहले जो रूस, मैंने बताया था कि जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था, उसका पूरी तरह से औद्योगिक ढांचा वो टूट गया। क्योंकि पहले जो उद्योग धंधों पे अधिकार थे सरकार के पास थे, लेकिन अब वो अधिकार किसके पास, निजी व्यक्तियों के हाथों में जा रहे थे। दूसरा, उसकी जो मुद्रा थी, देखो जब भी किसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा, उसमें गिरावट आएगी, तो जो उसकी मुद्रा होगी, तो रूस की मुद्रा क्या थी, रूबल, वो बुरी तरह से गिर गया था। उसकी जो वैल्यू थी, कीमत थी, बहुत ज्यादा घट गई थी। उसके बाद सामाजिक कल्याण व्यवस्था की बर्बादी, यानी कि सामाजिक कल्याण पे सरकार ने बहुत तरह की रियायतें दे रही थी, लोगों को बहुत ही कम दर पर सरकार के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। लेकिन जब अर्थव्यवस्था निजीकरण की ओर जा रहा है तो सरकार के द्वारा ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जिसके कारण जो सामाजिक कल्याण की जो अवस्था थी वो बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। उसके बाद आर्थिक विषमता, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच जो अंतर था, जो पहले नहीं था, क्योंकि सरकार के पास सभी अधिकार थे, सरकार के पास सभी चीजों का नियंत्रण था, तो अमीरी और गरीबों के बीच में किस तरह कोई इस तरह से अंतर नहीं था। लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा आर्थिक विषमता फैल गई थी, अमीर और गरीबों के बीच बहुत अंतर आ गया था। गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, उनकी वस्तु की कीमतें इतनी बढ़ गई थी क्योंकि वहां पे खाद्यान्न संकट हो गए थे, बर्तन में खाद्यान्न संकट हो गया था। उत्पादित वस्तुओं की जो भोक्ता वस्तुओं थी बहुत ज्यादा गिर गई थी, और इसी कारण से वहां पे जो वस्तु की जो कीमतें थी बहुत ऊंचे दाम पे पहुंच गई थी। और लोग जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा बचत थोड़ी बहुत की थी, वो उनकी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, सरकार की तरफ से कोई रियायतें नहीं दी गई। तो गरीबों की जो स्टेटस थी, गरीब लोगों की, जो आम लोगों की जिंदगी थी, बहुत ज्यादा कष्ट में हो गई। और उसी देश में जो अमीर लोग थे अच्छी जिंदगी जी रहे थे। तो अमीर और गरीब के बीच जो अंतर था, आर्थिक विषमता थी, वो बहुत ज्यादा फैल गई थी। उसके बाद काला बाजारी को बढ़ावा देना, तो वो हम पढ़ेंगे काला बाजारी को कैसे बढ़ावा दिया गया। देखिए, यहाँ पे एक चीज इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, इतिहास के सबसे बड़ी गराज से, कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज से क्या था कि पहले जितने भी उद्योग धंधे थे उस पर किसका अधिकार था, सरकार का। अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निजीकरण पे किया जा रहा है, तो सारे जो उद्योग धंधे थे वो क्या हो रहे थे, निजी व्यक्तियों के हाथों में बेचे जा रहे थे। और उसमें से जो 90% से भी ज्यादा उद्योग, बड़े बड़े उद्योग, वो कौड़ियों के दाम पे लोगों के हाथों में बेचा गया। इसके लिए हुआ क्या कि हर एक नागरिक को अधिकार पत्र दिया गया। ठीक है, अब गरीब लोग जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं थी, क्या वो
उद्योग का जो नीलामी हो रहा था, क्या वो खरीदने की हैसियत रखते थे? नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत ही कम दाम पर उन्होंने ये सारे अधिकार पत्र जो है, जो माफिया थे, जो वहां के गुंडे थे, उनके हाथों में, शक्तिशाली लोगों के हाथों में उन्होंने बेचने को मजबूर हो गए, वो भी बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे। और सारे बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री थे, वो माफिया के द्वारा, जो वहां के जो भी शक्तिशाली वर्ग के द्वारा, उनके द्वारा खरीद दिया गया। और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो आर्थिक कंट्रोल थी, वो किसके हाथों में आ गई? अमीर, शक्तिशाली और माफिया लोगों के हाथों में आ गई, जिसके कारण उस देश में एक माफिया वर्ग, हम कह सकते हैं कि उदय हुआ। समझ में? तो काला बाजारी, माफिया वर्ग का उदय होना, खाद्यान्न संकट, आर्थिक असमानता, वहां की जो करेंसी थी पूरी तरह से गिर गई थी। वहां पे रशिया में बहुत सारे जो बैंक थे और जितने भी वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए थे, उनका पतन हो चुका था। तो इन सब का जो प्रभाव है शॉक थेरेपी का, वो अर्थव्यवस्था पे इतना बुरा प्रभाव पड़ा था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इतिहास की गराज से किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो जब बड़े बड़े उद्योग धंधों को कौड़ियों के दाम पे, बहुत ही न्यूनतम दर पे जब बेचा गया प्राइवेट लोगों के हाथों में, इसी को इतिहास का गराज से के नाम से कहा गया। इसमें 90% से भी ज्यादा उद्योग धंधों को निजी व्यक्तियों को बेचा गया। तो ये याद रखना, इतिहास की गराज से इसी को कहा गया, और जिसके कारण ये माफिया वर्ग का उदय हुआ। तो ये पूरा आपका शॉक थेरेपी क्या था, क्या परिणाम हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी में हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, अरब क्रांति क्या था। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है। कई लोग उसको अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति एक ही बात है। तो पहले अरब क्रांति की हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कई बार 1 नंबर में कि एक माचिस की तीली कैसे बहुत बड़े आग में तब्दील हो सकती है, मशाल बन सकती है। ये जो कहावत है किस घटना के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो आपको याद रखना, ये अरब क्रांति के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसकी शुरुआत एक आम गरीब व्यक्ति से हुई थी और देखते ही इतनी बड़ी क्रांति बन गई कि वहां पर इतने सालों से जो सरकार थी, राष्ट्रपति थे, जो तानाशाह सरकार थी, उनका तख्ता पलट हुआ। उसके साथ साथ ये कई अरब देशों में फैला। हालांकि सभी अरब देशों में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन 2 देशों को काफी सफलता मिली। एक तो मैंने बताया जहां पे शुरुआत हुआ था, टूनिशिया, और दूसरा मिस्र में। बाकी जो लीबिया, सीरिया, जिसके कारण अरब क्रांति के कारण उनको बहुत नुकसान हुआ, वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वहां पे तानाशाह सरकार थी वो और ज्यादा सशक्त हो गई और ज्यादा मजबूत हो गई। कुछ देशों ने इनसे सबक ली, जनता को अधिकार देना स्टार्ट किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ये घटना कहां से शुरुआत हुई? टूनिशिया से शुरुआत हुई। वहां पे तानाशाह सरकार थी, और तानाशाह सरकार जहां पर होती है, आपको पता है वहां पे जो मीडिया होती है उसे पाबंदी होती है, लोगों के साथ अत्याचार तो होता है, लेकिन वो अत्याचार लोगों तक पहुंचाया नहीं आता, उसको दुनिया समझ नहीं सकती। वहां पे भ्रष्टाचार फैला हुआ था, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, मानव अधिकारों का बड़ी मात्रा में उल्लंघन किया जा रहा था, लोगों पे अत्याचार तेजी से बढ़ रहा था। और ऐसे में जो लोग थे, आम लोग, देखो आप पे, हम पे, किसी पे भी अत्याचार होता है, हमें कानून पे भरोसा होता है, हम पुलिस में जाके अपनी समस्या को कहते हैं और हमें उम्मीद होता है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, भ्रष्टाचार था वहां पे। तो यहाँ पे छोटी सी आपको स्टोरी समझते हैं, एक गरीब व्यक्ति के द्वारा ये किस तरह से एक बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो गया। तो यहाँ पे याद रखना आपको कि जो मोहम्मद बौजीजी नाम का एक गरीब व्यक्ति था जो फल बेचता था, ठीक है, वहां पे टाउन हॉल में उसने लाइसेंस के लिए कि वहां पे वो सामान बेचना चाहता है, वो लाइसेंस के लिए उसने अप्लाई भी किया था, लेकिन उसको अभी तक अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन तब तक वो रोज अपना सामान वहां पे बेचता था। तो एक दिन क्या हुआ, याद रखना है, 17 दिसंबर को जब वो फिर अपने सामान के साथ वहां पे बेचने के लिए गया, तो वहां पे किसी और व्यक्ति ने ऑलरेडी वहां पे स्टॉल लगा रखा था। जब उसने देखा कि भैया उसने अप्लाई भी किया हुआ सामान यहाँ पे बेचने के लिए और इतने सालों से वहां पे बेच भी रहा था, तो उसके द्वारा उसने उसका विरोध किया कि वो यहाँ पे सामान बेचता और यहाँ पे उसको बेचने के परमिशन भी उसने अप्लाई किया हुआ, पर अभी तक मिली नहीं है। तो उसकी बातों को नहीं सुना गया। अब वो पुलिस के पास गया, प्रशासन के पास गया, पुलिस ने उसकी बात को बिना सुने उसको बहुत ह्यूमिलेट किया, उसको मारा पीटा, उसके सारे जो फल थे उसको गिरा दिया। अब एक व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस अत्याचार को कोई कानून, प्रशासन, न्याय उसकी मदद नहीं कर रहे, तो उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार, क्या मतलब सोच सकते क्या उसके पास उपाय होता है। और वो गरीब व्यक्ति मजबूर होकर उसने ऑफिस के बाहर खुद को, अपने आप में मिट्टी तेल डाल के उसने खुद को आग लगा दिया। और जिसके बाद उसका जो कजन ब्रदर था उसने क्या करा, इस पूरी घटना की वीडियो बना ली और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आग की लपेट की तरह बहुत बुरी तरह से फैल गया। जैसे ही घटना लोगों तक पहुंची, लोग पहले से ही वहां पे तानाशाह सरकार से
परेशान थे। लेकिन इस घटना के बाद उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। वहां पे जनता जो है विरोध पे आ गई, प्रदर्शन करने लगी। बदले में वहां पे राष्ट्रपति ने उस पे लोगों पे गोलियां चलवाई, इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन ये विद्रोह इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका था, उस टाइम पे स्मार्टफोन जो है मेन हथियार था, लोगों को द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में इसको शेयर किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, और ये जो आंदोलन था बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया। कर्फ्यू लगे, उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति ने जब वहां पे आर्मी से बात की, आर्मी समझ चुकी थी, सारी चीजों को भाप चुकी थी, और उन्हें समझ में आ गया था कि अब इस प्रदर्शन को, इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता। और इतने सालों से सोचो, 1987 एक लंबा टाइम पीरियड होता है, वहां पे जो राष्ट्रपति बेन अली थे उनको फाइनली क्या करना पड़ा, वहां पे तख्ता पलट हुआ, उनको रिजाइन देना पड़ा। देखा आपने कि एक व्यक्ति के द्वारा इस क्रांति को शुरुआत की गई, एक जो गरीब व्यक्ति के द्वारा, लेकिन उसका जो परिणाम था इतना बड़ा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति जो तानाशाह था उसका तख्ता पलट हो गया। तो आपको 2-3 चीजें इसमें याद रखना है। सबसे पहले कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? टूनीशिया से। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मोहम्मद बुआजी। कब ये घटना हुई? 17 दिसंबर को घटना हुई, और उसकी मृत्यु कब हुई? 4 जनवरी 2011 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दिसंबर 2010 से क्रांति स्टार्ट हुई, 4 जनवरी 2011 में जब इसकी मृत्यु हो गई थी, बहुत तेजी से ये क्रांति फैली, और जिसके कारण 1987 से जो सरकार बेन अली सत्ता में थे उनका तख्ता पलट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक जगह पे क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति से सफलता मिली, इतने सालों की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया, तो बाकी जो पड़ोसी देश थे वो भी इनसे क्या हो गए, प्रेरित हुए, और उन्होंने भी डिसाइड किया कि उन सभी देशों की भी यही समस्या थी, तानाशाह, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, कीमत वृद्धि हो रही थी, मानव अधिकारों को दबाया जा रहा था, और इसी कारण जो आसपास के जितने भी देश थे, सीरिया, लीबिया, मिस्र, यमन, यहाँ पर भी इस तरह के प्रदर्शन, आंदोलन स्टार्ट हुआ। लेकिन सभी देशों में एक जैसी सफलता नहीं मिली। 2 देशों को अधिक सफलता मिली, एक तो ट्यूनीशिया मिला जहां पर तख्ता पलट हुआ, इतनी पुरानी सरकार को हटाया गया, और दूसरा मिस्र, आपको याद रखना, जहां पे होस्नी मुबारक 30 साल से वहां पर रूल कर रहे थे, वहां पे 18 दिन के विरोध के बाद वहां पर भी तख्ता पलट हो गया। ठीक है, लेकिन जो सीरिया और लीबिया से गृह युद्ध स्टार्ट हो गई, वहां पर जो स्थिति थी और ज्यादा बदतर हो गई, और कुछ देशों ने तो सैन्य शासन को और अधिक ज्यादा मजबूत बना लिया। सऊदी अरब ने इस स्थिति को समझा और उन्होंने जनता को कुछ अधिकार देने की बात की। तो अलग अलग देशों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ देशों में तो बहुत तरह से सफल रहे, कुछ देशों का तो बहुत बुरा हाल हुआ, वहां पे सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, और सऊदी अरब ने अपने थोड़े से जो अधिकार जनता को दिए, जिसके कारण जनता जो थी इतना ज्यादा प्रदर्शन पे नहीं आई। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या पूरी तरह सफल कहेंगे? अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। लेकिन आपने देखा कि एक छोटे से गरीब व्यक्ति के द्वारा इस आंदोलन को शुरुआत किया गया। इसमें जो हथियार थे वो उस टाइम पे स्मार्टफोन थे, और किस तरह से धीरे धीरे ये पूरी जो घटना थी अरब देशों में फैल गई, कुछ तो खाड़ी देशों में भी पहुंची। तो इसी को अरब क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारे 2 टॉपिक है, शॉक थेरेपी और अरब क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साइड में है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।